हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 6 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इसमें उन सभी क्वेश्चंस को कवर किया गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन के साथ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे जिसे आप नोट कर सकते हैं और वीडियो के लास्ट में आप इस वीडियो का लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। और अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विक्टर ऑर्बन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, हंगरी। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने 2022 के लिए देश के आम चुनाव में शानदार जीत से कार्यकाल में लगातार चौथी बार जीत हासिल की है। उनकी दक्षिणपंथी फाइडिस पार्टी ने कुल 98% मतगणना में 53.1% मत हासिल किए हैं। मई 2010 में प्रधानमंत्री की भूमिका संभालने के बाद से 58 वर्षीय पहले से ही यूरोपीय संघ में सरकार के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले प्रमुख हैं। 58 वर्षीय पहले से ही यूरोपीय सरकार में सबसे लंबे समय तक सेवा कर चुके हैं। को 6 संयुक्त विपक्षी दलों द्वारा चुनौती दी गई थी जो अनुदार क्रांति को वापस लेने की मांग कर रहे थे। ऑर्बन की फाइडस पार्टी ने लगातार 12 वर्षों के कार्यकाल में ये जीत अपनाई है। हंगरी की जो राजधानी है वो है बुडापेस्ट और हंगरी की जो मुद्रा है यानी करेंसी है वो है फ्रंटियर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने किसे जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, डॉक्टर यान फ्राई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने डॉक्टर इयान फ्राई को मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया है। डॉक्टर फ्राई को 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। उनके पास तुवालू और ऑस्ट्रेलिया की दोहरी नागरिकता है। पद संभालने वाले पहले इयान फ्राई होंगे जिनके पास ऑस्ट्रेलियाई और तुवालुअन दोनों राष्ट्रीयताएं हैं। उन्होंने 2015 के पेरिस जलवायु सम्मेलन सहित कम विकसित देशों की ओर से बातचीत की है जहां उन्होंने यह सुनिश्चित करने में मदद की है कि मानवाधिकार अंतिम पैकेज का हिस्सा रहे। मानवाधिकार और जलवायु परिवर्तन के लिए विशेष प्रतिवेदक का पद यूएनएचआरसी द्वारा अक्टूबर 2021 में बनाया गया था। नए स्वतंत्र विशेषज्ञ के पास अचानक और धीमी गति से शुरू होने वाली आपदाओं सहित जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का अध्ययन और पहचान करने का जनादेश होगा जो मानव अधिकारों के पूर्ण और प्रभावी आनंद को प्रभावित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष फेडरिको विलेजाओस हैं और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है, किस बैंक को यहां पर डे होगा, डे NRLM द्वारा HD लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, HDFC बैंक। विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में HDFC बैंक लिमिटेड को दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक चुना गया है। HDFC बैंक एकमात्र निजी बैंक है जिसे NRLM द्वारा SHG में उनके योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने HDFC बैंक के स्टेनेबल लाइवलीहुड इनिशिएटिव के प्रमुख के वेंकटेश को पुरस्कार प्रदान किया है। जून 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। इस ग्रामीण आय सृजन योजना को आजीविका मिशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए WMA की सीमा कितने करोड़ रुपए तय की है? तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, 47 करोड़। 47 करोड़ होगा यहाँ पर। रिजर्व बैंक ने आर्थिक परिदृश्य में सुधार का हवाला देते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तरीके और समाधान अग्रिम को शुक्रवार को 51,560 करोड़ रुपए से घटाकर 47
करोड़ रुपए कर दिया है। WMA RBI द्वारा सरकार को प्राप्तियों और भुगतान के बीच किसी भी विसंगति से निपटने में मदद करने के लिए प्रदान किए गए अल्पकालिक ऋण हैं। कोविड-19 को लेकर अनिश्चितता के कारण RBI ने सभी राज्यों के लिए WMA की सीमा बढ़ाकर 51,560 करोड़ रुपए कर दी। नया WMA 31 मार्च 2022 तक प्रभावी था। RBI ने कहा कि राज्य सरकारों को वेज और मीन्स एडवांस पर सलाहकार समिति द्वारा अनुशंसित तथा दी जा रही ढील के आलोक में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ओवरड्राफ्ट की WMA सीमाओं और समय सीमा को वापस करने का निर्णय किया गया है। RBI के अनुसार राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उपयोग की जाने वाली विशेष आहरण सुविधा भारत सरकार द्वारा जारी की गई बिक्री योग्य प्रतिभूतियों की राशि से जुड़ी रहेगी, जैसे नीलामी, खजाना बिल। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है प्रतिभूति कारोबार में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईडी मंथन की घोषणा किसके द्वारा की गई है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, सेबी द्वारा। सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बूच ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक आइडियाथन लॉन्च करते हुए भारत अर्थ या आदर्श के रूप में देश भर के व्यक्तियों को बहुत कम लागत पर विस्फोट समाधान देने के लिए प्रतिभूति बाजार में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए तैयार किया है। बुश ने आइडियाथॉन मंथन की शुरुआत में कहा कि प्रतिभूति बाजार में वित्तीय प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन ने इसमें शामिल सभी पक्षों के लिए जबरदस्त संभावनाएं पेश की हैं। सेबी, BSE, NSE, NSDL, CDSL के फिनटेक जैसी कई कंपनियों के सहयोग से मंथन नामक 6 सप्ताह के आइडियाथॉन की मेजबानी कर रहा है। सेबी द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह प्रतिभूति बाजार पर केंद्रित विचारों और रचनात्मक संसाधनों के एक समूह के गठन को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट न्यूज़ है ग्रामीण क्षेत्र और महिलाओं के विकास के लिए किसके द्वारा फाउंडेशन की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, फ्लिपकार्ट फाउंडेशन। घरेलू ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट समूह ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पर ध्यान केंद्रित करने और महिलाओं और अन्य वंचित समुदायों के लिए विकास के अवसरों तक समान पहुंच प्रदान करने के साथ एक नया मंच यानी कि फ्लिपकार्ट फाउंडेशन का गठन और लॉन्च किया है। फ्लिपकार्ट फाउंडेशन का लक्ष्य आने वाले दशक में फ्लिपकार्ट की सीखों का उपयोग करते हुए कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 20 मिलियन लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना है। फ्लिपकार्ट फाउंडेशन का संचालन अनुदान आधारित होगा। इसमें योगदान फ्लिपकार्ट समूह और फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध चैरिटी चेकआउट सुविधा के माध्यम से आएगा। फ्लिपकार्ट फाउंडेशन समाज के वंचित वर्गों को समर्थन देकर और उन्हें देश की विकास गाथा का हिस्सा बनाकर समाज और अर्थव्यवस्था के लिए परिवर्तनकारी विकास कार्य को सक्षम करने के लिए विविध हितधारकों के साथ जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हॉबी हब, यहाँ पर हब होगा, स्थापित करने की योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाएगी? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा। दिल्ली सरकार ने पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्कूल के समय के बाद दिल्ली में सरकारी स्कूलों के लिए हॉबी हब स्थापित किया है। यह प्रोजेक्ट सिंगल शिफ्ट सरकारी स्कूलों में लागू होगा। इस नए शैक्षणिक सत्र के दौरान स्कूल के बाद के नृत्य, संगीत, कला और शिल्प गतिविधियों के साथ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की एक परियोजना पर काम चल रहा है। 2022-23 के शैक्षणिक सत्र के लिए यह परियोजना केवल एक पाली के सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। इन पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का इष्टतम उपयोग करने और स्कूल समय के बाद इसका उपयोग करने का विचार है। नेक्स्ट है अगले थल सेना प्रमुख कौन होंगे? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे नए थल सेना अध्यक्ष होंगे, क्योंकि मौजूदा सेना प्रमुख जनरल MN नरवाने, जिन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के लिए सबसे आगे रूप में देखा जा रहा है, इस महीने के अंत तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं। जनरल नरवाने के बाद कार्यकाल में सबसे वरिष्ठ होने के नाते लेफ्टिनेंट जनरल पांडे शासन संभालेंगे। पिछले 3 महीनों में कुछ शीर्ष अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल पांडे सबसे वरिष्ठ बन गए हैं। सेना के प्रशिक्षण कमान की
कमान संभालने वाले मौजूदा लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो गए। इस बीच वर्तमान सेना प्रमुख जनरल नरवाने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की दौड़ में आगे हैं, क्योंकि यह पद पिछले साल दिसंबर में खाली हो गया था, क्योंकि तत्कालीन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का कोयम्बटूर के पास हेलीकॉप्टर में दुर्घटना में निधन हो गया था। क्वीन ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, देविका रंगाचार्य। पुरस्कार विजेता बच्चों की लेखिका और इतिहासकार देविका रंगाचारी ने क्वीन ऑफ फायर नामक एक उपन्यास लिखा है, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी का अन्वेषण करती है। यह पुस्तक रानी लक्ष्मीबाई की रानी, सैनिक और राजनेता के रूप में यात्रा पर केंद्रित है। यह पुस्तक इस बात का विस्तृत विवरण प्रदान करती है कि कैसे रानी ने एक विधवा के रूप में राज्य का अधिकार कर लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह करने के लिए क्रांतिकारियों में शामिल हो गई। देविका रंगाचारी एक इतिहासकार हैं जिन्होंने प्रारंभिक मध्ययुगीन भारतीय इतिहास के लिए लिंग पर डायरेक्ट के बाद शोध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, 5 अप्रैल को। भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस का 59वां 59th संस्करण है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल अंतरमहाद्वीपीय वाणिज्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था को दुनिया के हर कोने से दूसरे कोने तक माल परिवहन के सबसे सुव्यवस्थित, सुरक्षित और मजबूत पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोण के रूप में समर्थन करने में जागरूकता को चित्रित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन NMD अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस आमतौर पर समारोह के दौरान दिया जाता है और वरिष्ठ स्तर पर भारतीय समुद्री क्षेत्र में उनके जीवन काल की विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों और प्रदर्शन के लिए व्यक्तियों को पहचानने और सम्मानित करने के लिए एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। तो ये आज का यानी 6 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर क्वेश्चंस का वीडियो था, और इस वीडियो का PDF लिंक आप हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय अकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।